बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए बच्चों, हम फिर से अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, अवनी पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक लिखित है और धीर सिंह धाराबाई ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। अवनी पब्लिकेशन की तरफ से ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो हम इस पुस्तक को फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये धीर सिंह धाराबाई ने इस पुस्तक में क्या क्या किया है। तो धीर सिंह धाबाई ने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत मनोविज्ञान बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है ये भी बहुत अच्छी है। इसमें वस्तुनिष्ठ जो इतने भी ओल्ड पेपर्स में पेपर आए हुए हैं वो सारे ही ओल्ड पेपर इसमें दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कंपटीशंस एग्ज़ाम के अंतर्गत। हम देख लेते हैं। ये मैंने जो पहला जो पेज है ये बुक का ही पेज है। अगर आप इसको बुक को लेकर के आएँ तो ये वाली बुक है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आ जाइए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे चलेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो ये पूछ रहा है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है। तो पहला हम देखेंगे इसमें कि पाठ्यचर्या केंद्रित बना दिया है या शिक्षा केंद्रित या विषय केंद्रित या बाल केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने जो शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। तो इसमें आंसर अपना आएगा, इसमें आंसर आएगा अपना बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित बना दिया है। पहले शिक्षक केंद्रित था तो अब बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो कहाँ, जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा 1879 में। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी थोड़ा सा। वियना वुंट जर्मनी के संरचनावादी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। कौन, विलियम वुंट। भारत में देखिए, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1905 में स्थापित हुई और ये किसके द्वारा, ये वोजेंद्र नाथ सील ने कलकत्ता में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित हुई थी, कलकत्ता में। कलकत्ता में तो ये स्थापित हुई थी और किसने स्थापित की थी, ये वोजेंद्र नाथ थे और 1905 में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। तो जर्मनी में जो विलियम वुंट थे, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है कि विलियम वुंट किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी इसलिए ये जाने जाते हैं और आंसर हमारे सामने ही है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए विलियम वुंट जाने जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, 4 और ऑप्शन आप पढ़ें, यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ें। और जब हम पेपर भी करते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं तो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में ये देखना चाहिए कि उसमें हाँ में पूछा गया है या ना में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हमें देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके मन का त्याग किया, फिर उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। और ये कथन किसका है। तो ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, बहुत सारे इसमें पूछ ली गई है कि किसकी परिभाषा है। तो ये है अपने वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने यह कथन मनोविज्ञान की प्रकृति के क्रमिक विकास को लेकर दिया था। जब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा रहा था, यानी कि दर्शन शास्त्र इसको अलग किया जा रहा था, तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे तो इसको परिभाषित करने के लिए कार्य किया गया। परिभाषित करने के लिए सबसे पहले आत्मा के रूप में इसको परिभाषित किया गया, फिर मन और मस्तिष्क के रूप में इसको परिभाषित किया गया और उसके बाद में चेतना के आधार पर इसको परिभाषित किया गया और उसके बाद में फिर इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। किसको, व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। तो आज वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, आज वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं। फिर से आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन
अधिक समयावधि यानी समयावधि के तक किया जाता है, अधिक समय के आधार पर किया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम पहले अपन चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। जीवन वृत्तांत अध्ययन कहेंगे, या सर्वे अध्ययन कहेंगे, या अनुप्रस्थ काट अध्ययन, या अनुदैर्ध्य अध्ययन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको कहेंगे अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसका आंसर होगा अपना अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अनुदैर्ध्य अध्ययन, इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों को एक समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पर एक अधिक पूर्व निर्धारित समय तक किया जाता है। इस प्रयोग मैडनिक, जॉन स्कूसिंग, चैपमैन ने किया था। अनुप्रस्थ काट अध्ययन क्या होता है? इसमें विभिन्न समूह का अध्ययन एक साथ एक समय में किया जाता है, यानी बहुत सारे समूह होते हैं, एक साथ होते हैं और एक ही समय में इनका अध्ययन किया जाता है। ये अनुप्रस्थ अलग है, अनुदैर्ध्य अलग है, अनुदैर्ध्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। अब ये आप ध्यान रखिए कि ये मैंने अभी आपको बहुत सारे जो प्रश्न थे, अभी जो हमने आगे प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों, उसमें ये परिभाषा मैंने आपको कितनी ही बार बता दी है। और ये देखिए, इस सेकंड ग्रेड टीचर 2017 के अंतर्गत ये प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। और ये परिभाषा अब तक मैंने आपको 2 से 3 बार इन 5-7 वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये परिभाषा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि क्या कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। और ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये असामान्य मनोविज्ञान है, क्या ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, क्या ये तुलनात्मक मनोविज्ञान है, या फिर ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये एक शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड मनोविज्ञान का तात्पर्य भावी जीवन में उपयोग से है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी जो कुछ भी हमने सीखा है हम उसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में बताया गया है, इसलिए ये अप्लाइड मनोविज्ञान कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फिर से एक बार फिर से आया और अब फिर एक बार इसको पूछ लिया गया है। और ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड टीचर 2017 की भर्ती के अंतर्गत। जितने भी ओल्ड प्रश्न हैं उनका यहाँ पर ये बताया भी गया है कि कौन से पेपर में कब और किसने किसके द्वारा करवाया गया है, उसमें ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे इस बुक को तो आपकी साइकोलॉजी में एक भी प्रश्न को गलत होने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ ये होगा विलियम वुंड। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कि एक शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है। पहले शिक्षक के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षक है स्वतंत्र चर और विद्यार्थी जो है शिक्षक जो है वो क्या है? आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर। और मध्यस्थ चर क्या हुआ? हमारी पाठ्यक्रम, हमारी विषय वस्तु जो है वो मध्यस्थ चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अपना शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर से देखिए, आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है कि क्या है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अप्लाइड मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। इसको देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस, अर्थात भावी जीवन में उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, वैज्ञानिक क्योंकि इसके सिद्धांत निश्चित हैं, भविष्यवाणी संभव है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी करता है, निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको शुद्ध या मानकीय विज्ञान नहीं
कहा जा सकता। व्यवहारिक विज्ञान, अब ये अलग अलग विज्ञान हैं, उनके बारे में बताया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख लीजिए। आगे हम फिर और क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? देखिए, इसमें अधिगमकर्ता से भी संबंधित होगी, है ना, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है और अधिगम संस्थितियों यानी परिस्थितियों से भी संबंधित है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे, कौन थे? तो व्यवहारवादी जो थे, व्यवहारवाद के प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो जे.बी. वॉटसन माने जाते हैं। कौन माना जाता है? जे.बी. वॉटसन। ठीक है, जे.बी. वॉटसन। वॉटसन। नेक्स्ट है अपना, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा आपको एक बार याद कर लेनी है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ना है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं का विकास का लक्ष्य होता है। तो ये परिभाषा आपने याद की और आप याद करने के बाद इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा N.L. गेज ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है अपना मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषणवाद है या मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्होंने दिया था वो सब आप लोग जानते हैं कि ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम कथन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। क्या पहला जो पढ़ दिया गया है, शिक्षण उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्य दोनों समान है? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों समान होंगे, ये गलत है। नेक्स्ट है अपना, शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों में अंतर्निहित है। शैक्षिक उद्देश्य, नेक्स्ट तीसरा है, शैक्षिक उद्देश्य जैसा कुछ नहीं है, नहीं, ये भी गलत आंसर है। शिक्षण उद्देश्य की प्रकृति विस्तृत होती है, उद्देश्य विस्तृत नहीं हो सकते। शिक्षण उद्देश्य, नेक्स्ट अपना आंसर जो आएगा ये आएगा अपना 2 नंबर का। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों में अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, जब पहले शिक्षण उद्देश्य है फिर शैक्षिक उद्देश्य है, ये आपस में अंतर्निहित माने जाते हैं। नेक्स्ट अपना, शिक्षक कक्ष में प्रयास करता है। तो पहला पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। तो सारे जो अपने ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं, तो अपना आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए, वॉटसन, मैंने आपको अभी जो हमारे एक क्वेश्चन आया है उसमें मैंने आपको बताया था कि वॉटसन जो है व्यवहारवादी है और व्यवहारवाद के जनक भी जे.बी. वॉटसन को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जॉन डेवी संरचनावाद के जनक हैं, क्या है? तो आप देखिए, अभी देखते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मकता का विकास किया था जीन पियाजे ने। वर्दीमर गेस्टोल्टवादी माने जाते हैं। तो अपना जो आंसर आ रहा है, इन्होंने पूछा है कि सही नहीं है, तो अपना एक ही ऑप्शन है वो अपने को गलत दिखाई दे रहा है। तो जॉन डेवी जो है, इसका आंसर आएगा अपना जॉन डेवी संरचनावाद नंबर 2 पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। संरचनावाद का प्रतिपादन विलियम वुंट टिचनर जर्मनी में हुआ था, ने किया। इससे अस्तित्ववाद भी कहा जाता है। यह चेतना के 3 तत्व संवेदना, प्रतिभा, प्रतिनिम्न भाव पर बल देता है। ये प्राचीन संप्रदाय है। अंतः निरीक्षण विधि पर बल देता है। ज्ञान की वस्तुनिष्ठता का विरोध भी करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इस पुस्तक को आप अच्छे से कीजिए। हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस में मैं आपको इस पुस्तक को करवा रही हूँ। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हैं। आपकी ये बुक जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, आपकी मनोविज्ञान बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। और इस पुस्तक को आप अच्छे से करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।
और कोई भी आपकी क्यूरी हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब लोग? खुश रहें, घर पे रहें, पढ़ते रहें और जल्दी से जल्दी आपका किसी ना किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए।